आज हमारे चर्चा का विषय ना ही किसी योद्धा पर है, ना ही किसी युद्ध पर। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर किस पर है? मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय युद्ध में इस्तेमाल होने वाली रणनीतियों पर यानी व्यूह पर है। आप सबने महाभारत तो देखा ही होगा। उसमें युद्ध के 13वें दिन कौरवों के सेनापति आचार्य द्रोणाचार्य ने पांडवों के विरुद्ध एक व्यूह की रचना की थी, जिसे हम चक्रव्यूह के नाम से जानते हैं। इसमें अभिमन्यु ने प्रवेश तो किया था, पर उसको लौटने का मार्ग नहीं पता था, इसलिए वो मारा गया। हम में से अधिकतर लोग यही मान के चलते हैं, पर क्या आप यह जानते हैं कि इस व्यूह में उसकी मृत्यु का एक कारण और था? नहीं ना? तो आज हम इस पर बात करेंगे कि कितने प्रकार के व्यूह होते हैं, उनको बनाने के लिए कितने सैनिक लगते हैं और वो कैसे नष्ट किए जा सकते हैं। हम आज इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, व्यूह 13 प्रकार के होते हैं। शकट व्यूह, गर्भ व्यूह, सूची व्यूह, अर्धचंद्र व्यूह, सर्वतोभद्र व्यूह, मकर व्यूह, सर्प व्यूह, मंडला व्यूह, गरुण व्यूह, त्रिशूल व्यूह, 17 चक्र व्यूह, पद्म व्यूह या चक्र व्यूह और कच्छप व्यूह। इन सब में से सबसे खतरनाक 5 व्यूह हैं: अर्धचंद्र व्यूह, सर्वतोभद्र व्यूह, 17 चक्र व्यूह, पद्म व्यूह और कच्छप व्यूह। इन सब व्यूह को बनाने के लिए कम से कम 6 अक्षौहिणी सेना की जरूरत होती है, पर 17 चक्रव्यूह कम सेना के साथ भी बनाया जा सकता है। बाकी के बचे व्यूह को बनाने के लिए कम से कम 27,000 सेना की जरूरत होती है। एक अक्षौहिणी सेना में 21,000 हाथी, 21,000 रथ, 65,000 घुड़सवार और 1 लाख पैदल सैनिक होते थे। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। मतलब महाभारत के युद्ध में 37,26,000 सैनिक मारे गए थे। तो आइए जानते हैं कि इन व्यूह की रचना कैसे होती थी। पहले जानते हैं शकट व्यूह के बारे में। यह व्यूह चौकोर डिब्बे जैसा होता है। इसमें 5 पड़ाव होते हैं। सबसे पहले 20,000 पैदल सैनिकों की एक टुकड़ी रहती है। उसके बाद 5,000 रथों की एक टुकड़ी। इस व्यूह के बीचों बीच राजा अपने मुख्यमंत्री और सेनापति चतुरंगिनी सेना के साथ वहां रहते थे। चतुरंगिनी सेना 4 प्रकार की सेना होती है, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, हाथी और रथ पर सवार सैनिक। इसके बाद 1,000 हाथी और 2,000 पैदल सैनिकों की एक टुकड़ी वहां रहती थी। इस व्यूह के आखिरी पड़ाव में 2,100 घोड़ों की एक टुकड़ी रहती थी। इस व्यूह को बनाने के लिए कुल 30,100 सैनिकों की जरूरत पड़ती थी। इस व्यूह को तोड़ने के लिए इसके ऊपर अगर एक साथ आक्रमण किया जाए तो यह व्यूह टूट सकता है। इसे तोड़ने का बस एक यही तरीका है। दूसरा है गर्भ व्यूह। यह व्यूह गोल आकार का होता है, जैसे कि किसी गर्भवती स्त्री का पेट हो। इस व्यूह में होती तो 6 पंक्तियां थीं, पर वो 6 पंक्तियां 3 हिस्सों में बटी रहती थीं। सबसे पहली पंक्ति में 6,000 पैदल और 4,000 घुड़सवार सैनिक रहते थे। दूसरी पंक्ति में 10,000 रथ होते थे। तीसरी पंक्ति में चतुरंगिनी सेना रहती थी। तीसरी पंक्ति के अंतिम हिस्से में राजा और उसके विश्वास पात्र सैनिक रहते थे। चौथी पंक्ति में 10,000 हाथी रहते थे। पांचवी पंक्ति में 5,000 घुड़सवार और 5,000 हाथी रहते थे। अंतिम पंक्ति में 10,000 पैदल सैनिक होते थे। इस व्यूह को तोड़ने के लिए सूचव्यूह की रचना करनी पड़ती थी। अगर सूचव्यूह की मदद से गर्भ व्यूह की तीसरी पंक्ति पर वार किया जाए तो इसे तोड़ा जा सकता है। गर्भ व्यूह को बनाने के लिए 70,000 सैनिकों की जरूरत पड़ती थी। तीसरा है सूचव्यूह। यह व्यूह किसी लंबे नुकीले भाले की तरह होता था और इसमें केवल एक पंक्ति होती थी, जो पूरी एक अक्षौहिणी सेना का बना होता था। राजा इस व्यूह के ठीक सामने होता था, पर उसकी हिफाजत सेना के सबसे खूंखार लड़ाके करते थे। आप सोच रहे होंगे कि इस व्यूह को तोड़ना सबसे आसान होगा, क्योंकि राजा तो इस व्यूह के सामने ही रहता है, उसे मारने से ही व्यूह टूट जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि राजा जिस रथ में बैठता था उसकी रक्षा सेना के सबसे ताकतवर योद्धा करते थे। इसे तोड़ने का बस एक ही तरीका था कि अगर घुड़सवार एक साथ इसके दाएं और बाएं तरफ हमला करें तो यह व्यूह टूट जाएगा। चौथा अर्धचंद्र व्यूह। यह व्यूह सबसे जटिल व्यूहों में से एक है। इसको बनाने के लिए 6 अक्षौहिणी सेना की जरूरत पड़ती है। इसमें 3 पंक्तियां होती थीं, जो एक एक अक्षौहिणी सेना से बनी रहती थी। बाकी की बची 3 अक्षौहिणी सेना इसके पीछे रहती थी। जैसे ही कोई सेना या कोई और व्यूह इस अर्धचंद्र व्यूह की तरफ बढ़ता था, तब अर्धचंद्र व्यूह के पीछे की सेना सामने आकर जो व्यूह या सेना अर्धचंद्र व्यूह के अंदर प्रवेश करती थी उसे घेर लेती थी और अर्धचंद्र व्यूह पूर्ण चंद्र व्यूह बन जाता था और अंदर फंसी सेना को मार देता था। इस व्यूह को तोड़ने का बस एक ही तरीका था, और वो यह कि इसमें सीधे ना घुस के किसी और तरफ से हमला किया जाए, तभी इस व्यूह को तोड़ा जा सकता था। पांचवा सर्वतोभद्र व्यूह। यह भी सबसे जटिल व्यूहों में से एक है। यह व्यूह आज तक कोई नहीं बना पाया था,
क्योंकि इसे बनाने के लिए 27 अक्षौहिणी सेना की जरूरत पड़ती थी। मतलब इस व्यूह को बनाने के लिए कुल 55,89,000 सैनिकों की जरूरत थी। क्योंकि यह व्यूह कभी बनाया नहीं गया तो इसे तोड़ा भी नहीं जा सकता था। सर्वतोभद्र का मतलब होता है नक्षत्रों को देखने का एक बहुत अलग तरीका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं। इस व्यूह में भी 27 हिस्से होते थे जो एक साथ आगे बढ़ते थे एक ही रेखा में। क्योंकि इस व्यूह का कभी उपयोग नहीं हुआ तो इसे तोड़ने का और शत्रु को इसके अंदर कैसे फंसाया जाए इसका कोई विवरण नहीं है। छठवां मकर व्यूह। मकर का मतलब मकड़ी होता है। आप सोच रहे होंगे कि यह बहुत कमजोर व्यूह होगा, पर ऐसा नहीं है। इसे बनाने के लिए 6 अक्षौहिणी सेना की जरूरत होती थी और जैसे मकड़ी के जाले में 7 पंक्तियां होती हैं, उसी प्रकार इसमें भी 7 पंक्तियां होती थीं। सबसे आगे की पंक्ति में 30,000 सैनिक भाले और ढाल लेकर खड़े रहते थे और कुछ सैनिक रस्सियां लेकर खड़े रहते थे। जैसे ही कोई पहली पंक्ति के पास पहुंचता था, रस्सी वाले सैनिक रस्सी के फंदे बनाकर उनके ऊपर फेंक देते थे और व्यूह के अंदर खींच लेते थे। भाले वाले सैनिक उन्हें मार देते थे। दूसरी पंक्ति में धनुर्धर रहते थे। अगर बहुत बड़ी सेना ने एक ही बार में हमला कर दिया तो वो अग्नि बाण चला के उस सेना को अग्नि के एक गोले में घेर लेते थे, फिर उन्हें मार देते थे। इस व्यूह को तोड़ने का बस एक ही तरीका था और वो था कच्छप व्यूह। इसे केवल कच्छप व्यूह से ही तोड़ा जा सकता था। सातवां है सर्प व्यूह। यह व्यूह सर्प के आकार का होता था। इसे बनाने के लिए कम से कम 1 अक्षौहिणी सेना की जरूरत होती थी। इस व्यूह की खासियत थी कि यह सर्प की तरह ही चलता था, तो किसी को भी पता नहीं चलता था कि व्यूह किस दिशा में जा रहा है। इस व्यूह के सामने कैसी भी सेना आ जाए यह उसे निगल लेता था, मतलब अपने अंदर ले लेता था, बिल्कुल एक सांप की तरह, और फिर मार देता था। इस व्यूह को तोड़ने का बस एक ही तरीका था, वो था गरुण व्यूह। बस इसी तरीके से अगर इसके सिर पर वार किया जाए तो यह सर्प व्यूह टूट जाता है। आठवां है मंडल व्यूह। यह व्यूह सूर्य मंडल जैसा था, जिसमें 9 ग्रह होते हैं, उसी प्रकार इसमें 9 पंक्तियां 9 ग्रहों के आकार में खड़ी रहती थीं। इसे बनाने के लिए 9 अक्षौहिणी सेना की जरूरत पड़ती थी। जैसे सूर्य मंडल में सूरज बीच में होता है और बाकी सब ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, वैसे ही राजा इस व्यूह के बीच में होता था और बाकी सब पंक्तियां इसके चारों तरफ घूमती रहती थीं। इसकी एक और खास बात यह थी कि इस व्यूह को तोड़ा नहीं जा सकता था। 9वां है गरुण व्यूह। यह व्यूह आक्रमण के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसे सिर्फ सर्प व्यूह को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसके बारे में अधिक विवरण नहीं मिलता। 10वां है 17 चक्र व्यूह। यह एक बहुत जटिल व्यूह में से एक है और इसे कम सेना के साथ भी बनाया जा सकता है। इसमें 17 चक्र होते हैं। बीच के 17वें चक्र में राजा होता है और बाकी 16 चक्र उसके इर्द गिर्द रहते हैं। इसके द्वारा किसी भी बड़ी सेना को 17 हिस्सों में बांटकर मारा जा सकता है। इसे किसी और व्यूह के द्वारा तोड़ा भी नहीं जा सकता है। इसे तोड़ने का बस एक ही तरीका है कि इसके सबसे कमजोर चक्र को तोड़ दिया जाए तो यह व्यूह टूट जाएगा। 11वां व्यूह है त्रिशूल व्यूह। यह व्यूह त्रिशूल के आकार का होता है। इसको बनाने के लिए 4 अक्षौहिणी सेना की जरूरत पड़ती थी। 3 अक्षौहिणी सेना इस व्यूह की नोक बनाते थे और बाकी की 1 अक्षौहिणी सेना त्रिशूल की लकड़ी बनाती थी जिस पर व्यूह की नोक लगती थी। इस व्यूह की खासियत यह थी कि यह एक बार में 3 दिशाओं में हमला कर सकती थी और अगर इसकी एक नोक टूट भी जाए तो बाकी 2 नोकों से हमला किया जा सकता था। अगर इस व्यूह में एक ही नोक बचती थी तो भी यह हमला कर सकता था। इसे तोड़ने का बस एक ही तरीका था कि अगर इसके तीनों नोकों पर एक साथ हमला कर दिया जाए तो यह व्यूह ध्वस्त हो जाएगा। 12वां है पद्म व्यूह या चक्र व्यूह। यह सभी व्यूह में सबसे जटिल व्यूह है। इसमें 7 चक्र होते हैं जो निरंतर घूमते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, बिल्कुल किसी स्क्रू की तरह, पर इसका आकार गोल होता है। अगर कोई इस चक्रव्यूह के अंदर फंस गया और वो निकलना नहीं जानता तो वो मारा जाएगा, क्योंकि वो चक्रव्यूह के जितना ही अंदर घुसेगा वो उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसे तोड़ने का बस एक ही तरीका है कि इसके घुसने के रास्ते को तोड़ दिया जाए। अभिमन्यु ने यह करने की कोशिश की थी, पर जैसा मैंने पहले ही बताया है कि चक्रव्यूह 2 तरह से लगातार घूमता रहता है। तो जिस समय अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था उस समय उसका निकास का रास्ता आगे था और घुसने का पीछे, और वो निकासी के रास्ते से घुसे थे तो उनका सामना सबसे ताकतवर योद्धाओं से पहले हुआ, जिसकी वजह से वो मारा गया। 13वां है कच्छप व्यूह। यह व्यूह कछुए के आकार का होता है। यह व्यूह चारों तरफ से बड़ी बड़ी ढालों से बंद रहता है, इसलिए बाहर के किसी भी आक्रमण का इस पर कुछ असर नहीं पड़ता और यह शत्रुओं को बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता है। पर यह व्यूह ऊपर से खुला रहता है
तो अगर इस पर ऊपर से तीर चलाया जाए तो इस व्यूह को तोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी भिन्न भिन्न प्रकारों के व्यूह की जानकारियाँ। अंत में आप सबसे विदा लेता हूँ। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कथामृत को सब्सक्राइब करें। आप सबको जय श्री कृष्णा।